Hello guys, I am Ricky and are most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। हम लोग केमिस्ट्री देख रहे हैं और केमिस्ट्री में जो चैप्टर आज चल रहा है आपका वो है रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन। और रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा परिवर्तन में ही एक टॉपिक है आपका धातु संक्षारण या मेटलिक कोरोजन। तो धातु संक्षारण क्या है या मेटलिक कोरोजन क्या है, इसको हम लोग बेहतरीन ढंग से आज की वीडियो में देखेंगे, तो बने रहिएगा। सबसे पहले थोड़ी सी भूमिका जो कोरोजन का है, जो संक्षारण का है, या जिसको हम लोग जंग लगना कहते हैं। आजकल ये जंग शब्द का जो है आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो लोग भी करते हैं। और उसका एक लाइन हमको भी याद है कि जंग लगने से बेहतर है कि घिस जाना, जंग लगने से बेहतर है घिस जाना। ये शब्द जो है जंग लगना, ये बहुत ही ज़्यादा आप देखते होंगे कि इस्तेमाल होता है। मूल रूप से यह जो है आपका किसी भी मेटल में या कोई भी जो आप कह सकते हैं धातु है, उस पर जो हवा में ह्यूमस होती है, हवा में नमी के द्वारा जो है उसमें जंग लगने की प्रक्रिया होती है, उसमें ऑक्सीकरण अवकरण की अभिक्रिया होती है, या कह सकते हैं वह धातु जो है वो ऑक्सीकृत होती है। और ऑक्सीकृत होने के बाद जो है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में की प्रक्रिया होती है और उसके मिश्रण में वह चेंज होता है। उसके बाद वह धातु जो है धीरे धीरे वह धातु अपने से कह सकते हैं कुछ कुछ मात्राओं को धीरे धीरे कम करने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो जंग धीरे धीरे उस पूरी धातु को कमज़ोर कर देती है और वह जो है पूरी तरह से नष्टप्राय हो जाता है, या कह सकते हैं कि पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग अपने घर में या कहीं आसपास के इलाकों में ऐसा देखते हैं कि जो बहुत पुराना सा मशीन होता है, जो एक मशीन है जो बहुत दिनों से बहुत पुराना है, उसमें आपका ये चीज़ें आप देखते होंगे कि जंग जो है लग जाती है और धीरे धीरे वह जंग जो है उस पूरी मशीन को खा जाता है। खा जाने का इन द सेंस है कि उसमें जो रासायनिक प्रक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया है ऑक्सीजन के साथ या वायुमंडल में प्राप्त नमी है, ह्यूमस की मात्रा है, उसके साथ उस धातु में रिएक्शन होता है। और रिएक्शन होते होते वो तब तक होते रहता है जब तक कि वो पूरी तरह से धातु खत्म न हो जाए। जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, आप उसको हटाते नहीं हैं, वो चीज़ें जो है उसमें चलती रहती है। तो चलिए पहले हम लोग धातु संक्षारण को या मेटलिक कोरोजन को समझते हैं कि मेटलिक कोरोजन क्या है, या धातु संक्षारण क्या है, या धातु में जंग लगना क्या है। देखिए परिभाषा, धातु का संक्षारण, धातु का संक्षारण एक ऑक्सीकरण अवकरण, धातु का संक्षारण एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। धातु का संक्षारण क्या है? एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है जिसके फलस्वरूप धातु वायुमंडल की वायु और नमी से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है, अवांछनीय पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है। तो इस परिभाषा में आपको क्या समझ में आया? धातु का संक्षारण एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। हमने ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, अवकरण अभिक्रिया क्या है, ये सारी चीजें आपको बताया है। लेकिन फिर से एक बात जान लीजिए कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या जो अवकरण अभिक्रिया है, ये किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले ऑक्सीकरण जो होगा, या कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है, इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया में है ना ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। क्या होती है? प्राप्ति। कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और साथ ही जो है हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। ये होता है आपका ऑक्सीकरण। हम एक थोड़ा सा आपको ये बता देते हैं, इसे हमने इसको पढ़ाया है, ऑक्सीकरण क्या है, अवकरण क्या है, बहुत अच्छा से बताया है हमने। जब ऑक्सीजन की प्राप्ति हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाए तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और इसके विपरीत जब हाइड्रोजन की प्राप्ति हो जाए और ऑक्सीजन का निष्कासन हो जाए, तो यह अभिक्रिया जो है आपका है ना, ये आपका अवकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अवकरण। तो ये जो है मित्र ऑक्सीकरण और अवकरण की परिभाषा है। या ऐसा कह सकते हैं कि O2 का संयोग और H2 का विस्थापन है ना, O2 का संयोग और H2 का विस्थापन क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। साथ ही दूसरे शब्दों में कहेंगे कि H2 का संयोग और O2 का वियोग या O2 का निष्कासन क्या कहलाता है? अवकरण। तो यहां से आप ये बात समझ गए ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया क्या होती है। जब O2 की प्राप्ति होगी और हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो वह अभिक्रिया ऑक्सीकरण है। जब हाइड्रोजन की प्राप्ति होगी और O2 का निष्कासन होगा तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वह अवकरण कहलाएगी। तो धातु का संक्षारण एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, या ऐसा कह सकते हैं धातु का संक्षारण एक ऑक्सीजन की प्राप्ति या हाइड्रोजन का निष्कासन, या फिर हाइड्रोजन की प्राप्ति या ऑक्सीजन के
निष्कासन की अभिक्रिया है। मतलब कि ऑक्सीकरण अवकरण को हम तोड़ के इस फॉर्म में कर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण क्या है? सिर्फ ऑक्सीजन की प्राप्ति और हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण है, और हाइड्रोजन की प्राप्ति और ऑक्सीजन का निष्कासन अवकरण है। तो इसी ऑक्सीकरण अवकरण को हम इसको समझते हुए अपने दिमाग में यहां रखते हैं कि धातु का संचारण एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, जिसके फलस्वरूप, है ना, जिसके फलस्वरूप धातु, है ना, इस ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु वायुमंडल की वायु और नमी, वायुमंडल में जो वायु है और जो नमी है, वायुमंडल की वायु और नमी से अभिक्रिया करके, वायुमंडल की वायु और नमी से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। अवांछनीय पदार्थ का अर्थ हुआ जो पदार्थ किसी तरह से हानिकारक हो या अनुपयोगी हो, उसको हम लोग अवांछनीय कहते हैं, है ना। अवांछनीय पदार्थ का मतलब हुआ एक ऐसा पदार्थ जो अनुपयोगी हो, मतलब इसका कोई उपयोग नहीं है, और हानिकारक हो, मतलब वो हमारे लिए कोई यूजलेस है, तो उसको हम लोग अवांछनीय पदार्थ कहते हैं, है ना। नमी से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है, तो यह आपका धातु का संचारण कहलाता है, या धातु में जंग लगना कहलाता है ना। तो धातु का संचारण एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है, जिसके फलस्वरूप धातु वायुमंडल की वायु और नमी से अभिक्रिया करके, वायुमंडल की वायु और नमी से अभिक्रिया करके, कौन? धातु वायुमंडल की वायु और नमी से अभिक्रिया करके अवांछनीय पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। अवांछनीय पदार्थ में परिवर्तित होती है का मतलब है कि जो किसी तरह से किसी हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थ में, हानिकारक या अनुपयोगी पदार्थ में जो है वह तब्दील हो जाती है। यह घटना आपका क्या कहलाती है? धातु का संचारण या मेटलिक कोरोजन कहलाती है। तो मूल रूप से होता है उसमें ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रिया आप समझ गए कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होता हो और हाइड्रोजन का निष्कासन होता हो, वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। या फिर ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की प्राप्ति होती हो और ऑक्सीजन का निष्कासन होता हो, वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो अवकरण रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। या फिर ऑक्सीजन का संयोग होता हो और हाइड्रोजन का विस्थापन होता हो, तो वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। या फिर वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग होता हो और ऑक्सीजन का विस्थापन होता हो, वह अवकरण अभिक्रिया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। संचारण की प्रक्रिया में उपयोगी धातु नमी की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में बदल जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि धातु पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती। जब तक कि धातु पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती, मतलब कि जब तक वो धातु पूरी तरह से खत्म नहीं होगी, तब तक यह अभिक्रिया जो है उसमें चलती रहेगी। इसको पहले समझ लीजिए। संचारण या जंग लगने की प्रक्रिया में उपयोगी धातु, जो उपयोगी धातु है, नमी की उपस्थिति में, नमी की मतलब वायुमंडल में जो वायु है उसमें जो ह्यूमस है, आर्द्रता है, उसमें नमी है, तो उपयोगी धातु नमी की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन द्वारा, वायु में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है, वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर, वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में बदल जाती है। ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में बदल जाती है। किससे? जब कोई उपयोगी धातु नमी की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन द्वारा, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में बदल जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि धातु पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती। अब यहां पर एक यूज किया गया वर्ड ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत का अर्थ होता है किसी तत्व को ऑक्साइड में बदलना या ऑक्सीजन के साथ संयोजित होना। किसी तत्व का ऑक्साइड में बदलना या किसी तत्व का ऑक्सीजन के साथ संयोग जो है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकृत कहलाता है ना। किसी तत्व को ऑक्साइड में बदलना या ऑक्सीजन के साथ संयोजित करना, वह ऑक्सीकृत होना कहलाता है। तो यहां पर जो आपका एक तत्व है उपयोगी धातु, वह आपके वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, और उस संयोग के फलस्वरूप क्या होता है? ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में बदल जाता है। कोई भी उपयोगी धातु नमी, वातावरण में उपस्थित नमी की उपस्थिति में वायु के ऑक्सीजन द्वारा
ऑक्सीकृत होता है और ऑक्सीकृत होकर ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में बदल जाता है। यही उस धातु की बर्बादी का सबसे पहला कड़ी है कि वह किस में बदलता है, ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में बदल जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि धातु पूर्णतः समाप्त नहीं होती। जंग लगने की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि पूरी धातु जंग लग लग के खत्म नहीं हो जाए, तब तक उसमें वह जंग लगने की प्रक्रिया या वह जो है ऑक्सीकृत होना वह जो है जारी रहता है ना, पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर आप यह भी, यहाँ संचारण से आप यह बात समझ गए कि कोई भी उपयोगी धातु को अगर नमी की उपस्थिति में रख दें, चाहे वायुमंडल की नमी हो या उस पर पानी गिर रहा हो या और किसी व्यवस्था से उस धातु के ऊपर अगर नमी का प्रहार है या नमी उसमें आ रहा है, तो वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन से वह नमी क्या करेगा, वह धातु क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और ऑक्सीकृत होकर के, अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत होकर के वह क्या करेगा, ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में बदल जाएगा। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में बदलना ही है जो है आपका उस धातु को बर्बाद होने के लिए पर्याप्त है। मतलब वह जैसे ही नमी में मौजूद या वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो वह ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाएगा, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का मिश्रण बनाएगा और यह मिश्रण में बदल जाना ही जो है आपका संचारण है। किसी भी धातु का ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड के मिश्रण में बदल जाना ही क्या है, आपका संचारण है। तो यह है ना, बदल जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहता है जब तक कि धातु पूर्णतः समाप्त नहीं होती। अब धातु पूर्णतः समाप्त होगा तभी वह अभिक्रिया जो है बंद होगी, नहीं तो वह ऑक्सीकृत होता रहेगा और धातु धीरे धीरे दिन पर दिन वह जो है क्षय होता चला जाएगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि कहीं पुराना मशीन है या कोई पुरानी धातु की चीज़ें रखी हुई है तो उसको पेंट करवा देते हैं। उससे क्या होता है, पेंट करवाने के बाद क्या होता है, वह वातावरण की नमी से कम जो है कम अभिक्रिया कर पाता है या फिर बहुत लंबे समय के बाद उसमें वह जो है जंग लगना शुरू होता है। लेकिन अगर कोई अच्छा मेटल को भी आप रख दें और उस पर पानी का प्रहार हो या नमी उसमें पड़ती हो या वायुमंडल के हवा में रखा हुआ हो तो वह धीरे धीरे जो है उसमें जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई चदरा है या टीन का कोई चीज़ें हैं तो उसको हम लोग पूरी तरह से एक मोटा टाइप का जो है पेंट कर देते हैं, ताकि अगर उस पर पानी भी जाए या वो वातावरण में जो ऑक्सीजन है वायुमंडल में उसके साथ वह ऑक्सीकृत ना हो, इसलिए उस पर डीप पेंटिंग कर दी जाती है ताकि उसमें जंग ना लगे। अब उदाहरण के लिए एक बात को आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली का जो लौह स्तंभ है या जिसको मेहरौली लौह स्तंभ भी कहते हैं, जो दिल्ली का लौह स्तंभ या मेहरौली लौह स्तंभ कहते हैं, यह गुप्त काल में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जो है वो बनवाया गया है वो लौह स्तंभ। और इतने सालों के बाद आप समझ सकते हैं वह गुप्त काल में बनवाया गया है। किस काल में, गुप्त काल में। और अगर गुप्त काल का आप पीरियड देखिएगा, है ना, गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त काल को आप देखिएगा तो ये लगभग 320 से 550 ईस्वी जो है, ये ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी 320 से 550 ईस्वी लगभग का क्षेत्र जो है गुप्त काल का होता है। और इसी काल में जो है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में वह मेहरौली स्तंभ जो दिल्ली में है, या दिल्ली लौह स्तंभ भी उसको बोलते हैं, दिल्ली लौह स्तंभ भी हम लोग इसको बोलते हैं, या इसको कहीं कहीं आपको मेहरौली स्तंभ लिखा हुआ मिलेगा, है ना, मेहरौली स्तंभ। तो यह स्तंभ जो है बहुत ही पुराना है ना, गुप्त काल में ही बनाई गई है। और यह दिल्ली का लौह स्तंभ है जिसे मेहरौली स्तंभ भी बोलते हैं। यह कुतुब मीनार के पास स्थित है। कहाँ स्थित है, कुतुब मीनार के पास ही स्थित है। और इसकी हाइट जो है 7.2 मीटर है। यह स्तंभ 7.2 मीटर ऊंची है ना, बस 7.2 मीटर ऊंची है। और जो है इसका वजन 6 टन से ज़्यादा है। कितना है, 6 टन से ज्यादा का वजन है। किसका, इस लौह स्तंभ का 6 टन से ज्यादा वजन है। इसको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कीर्ति स्तंभ भी इसको बोलते हैं। इस लौह स्तंभ की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इतने समय के बावजूद 320 550 ईस्वी सब में बना हुआ वह लौह स्तंभ आज तक उसमें जंग नहीं लगा है, उसमें संचालन नहीं हो रहा है। अब सोचने वैज्ञानिक इस चीज़ में फंस गए हैं कि आखिर ऐसा कौन सा मेटल उसमें यूज किया गया है जो आज तक उसमें जंग नहीं लगा है। आप अगर कोई भी मेटल की एक लाइफ है ना, एक समय होता है जिसके बाद उसमें संचालन या उसमें जंग लगना आरंभ हो जाता है। लेकिन यह लौह स्तंभ इतनी पुरानी हो जाने के बाद, इतना समय बीत जाने के बावजूद भी उसमें जंग नहीं लगा है। ये बात जो है आज के वैज्ञानिक सोचने पे मजबूर होते हैं। तो बाद में जो है इसके ऊपर यह पता लगाया गया कि वह जो लौह स्तंभ है वह उच्च फास्फोरस सामग्री वाले लौह अयस्क का इस्तेमाल किया गया है। किसमें, उच्च फास्फोरस उच्च
फॉस्फोरस वाले लौह सामग्री, उच्च फॉस्फोरस वाले लौह सामग्री है या लौह अयस्क, उच्च फॉस्फोरस वाले लौह अयस्क का इस्तेमाल, लौह अयस्क का इस्तेमाल जो है इसमें किया गया है, ऐसा जो है आज के वैज्ञानिक मान रहे हैं। यह जो हाई फास्फोरस है, उच्च फास्फोरस वाले लौह अयस्क का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसलिए जो यह मेहरौली का स्तंभ है, यह इतना साल होने के बावजूद, इतना समय गुप्त पीरियड गुजर जाने के बाद, उसके बाद कितना काल आ गया, उन सब के गुजर जाने के बावजूद भी ये जो है आज तक मौजूद है और इसमें कोई जंग वगैरह नहीं लगा है। तो यह जो है सोचने के लिए मजबूर करती है आज के वैज्ञानिकों का कि उस समय की तकनीक कितनी डेवलप थी कि जो उन्होंने एक नमूना बना के छोड़ा है, आज तक उसमें जंग नहीं लग रहा है। तो ये बहुत अपने आप में जो है आश्चर्य की बात थी। तो हमने सोचा कि इसका भी जिक्र थोड़ा सा यहाँ पर कर दिया जाए, है ना। यह लोहे का बना है और इस पर जंग नहीं लगता है ना। ये बड़ी आश्चर्य की बात हो गई, है ना। और चूंकि वैज्ञानिक का कहना है कि उच्च फास्फोरस वाले लौह अयस्क का इस्तेमाल हुआ है, उच्च फास्फोरस के लौह अयस्क का इस्तेमाल होने के बाद जो है कोई भी धातु या कोई भी मेटल जो है जल्दी उसमें कोरोजन या उसमें जंग लगने की संभावना नहीं होती, वह जल्दी जो है उसमें जंग नहीं लगता है या उसमें संचारण जल्दी नहीं होती है। तो ऐसा माना गया है, ठीक है। अब देखिए इसका उदाहरण एक यहाँ पर आपको मिल रहा है। उदाहरण में है लोहे के आर्द्र हवा, लोहे को आर्द्र हवा में छोड़ देने पर, है ना, कुछ समय के पश्चात उसकी सतह पर भूरे रंग की परत का बैठ जाना। सबसे पहले आर्द्र हवा का मतलब क्या हुआ? ये जो आर्द्र हवा है, आर्द्र हवा होता है शुष्क हवा और जलवाष्प का मिश्रण। आर्द्र हवा क्या होता है? शुष्क हवा, है ना, शुष्क हवा प्लस एक हो गया शुष्क हवा और दूसरा जो है आपका जलवाष्प का मिश्रण। जल वाष्प, शुष्क हवा और जलवाष्प का मिश्रण, यह जो है शुष्क हवा और जलवाष्प का जो मिश्रण है, ये क्या कहलाता है? आर्द्र हवा कहलाता है। पहले इसको समझ लिए, शुष्क हवा मतलब सूखी हवा और जलवाष्प मतलब उसमें जलवाष्प की मात्रा भी, ये दोनों का जो मिश्रण है ये आपका आर्द्र हवा कहलाता है। तो लोहे को आर्द्र हवा में छोड़ देने पर कुछ समय के बाद उसकी सतह पर भूरे रंग की परत का बैठ जाना, ये किसका उदाहरण है? धातु संचारण का उदाहरण है, या कह सकते हैं यह जो है आपका मेटलिक कोरोजन का उदाहरण है ना। तो लोहे के आर्द्र हवा में छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात उसकी सतह पर भूरे रंग की परत का बैठ जाना, ये इसका उदाहरण है। और दूसरा उदाहरण है आपका तांबे को बहुत दिनों तक आर्द्र हवा में छोड़ देने पर कुछ समय के बाद उसकी सतह पर हल्के हरे रंग की मलिन परत का बैठ जाना, यह भी उदाहरण है किसका? धातु संचारण का। तो तांबा में जब भी कोरोजन लगेगा या जंग लगेगा तो उसका कलर हरा रहेगा, ये बात याद रखिएगा। तांबा में जब जंग लग रहा है तो इसका कलर हरा हो रहा है, और जब यहाँ आप देख रहे हैं लोहे में जंग लग रहा है तो लोहे के संचारण का कलर कैसा है? भूरा है। तो याद रखिएगा, लोहा में जब संचारण होगा तो उसका कलर कैसा होगा? भूरा, और जब तांबा में संचारण होगा तो उसका कलर कैसा होगा? हरा। तो तांबे को बहुत दिनों के बाद आर्द्र हवा में छोड़ देने पर कुछ समय के पश्चात उसकी सतह पर हल्के हरे रंग की मलिन परत बैठ जाती है। अब मलिन परत का मतलब क्या हुआ? मलिन का मतलब होता है मैला कुचला या गंदा। मलिन का मतलब क्या होता है? मैला कुचला या गंदा कह सकते हैं, मतलब कि मैला कुचला या गंदा परत जम जाता है किसके ऊपर? तो यह तांबे के ऊपर। तो लोहे में अगर जंग लगेगा तो वह भूरे रंग की जो है परत जम जाएगी, और अगर तांबा में लगेगा तो हरे रंग की मलिन परत जम जाएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनका संचारण नहीं के बराबर होता है। कुछ धातुएं ऐसी होती है जिसका संचारण नहीं के बराबर होता है। इसमें सोना, प्लेटिनम आदि प्रमुख है। इसी कारण ये धातुएं उत्तम कोटि की तथा बहुमूल्य होती है। ये धातुएं क्या होती है? उत्तम कोटि की होती है और बहुमूल्य होती है, क्योंकि इन धातुओं में कोरोजन नहीं लगता है, अर्थात इसमें जंग नहीं लगता है, या इन धातुओं में संचारण नहीं होता है। तो यह जिन धातुओं में संचारण नहीं होगी उसकी उतनी ज़्यादा कीमत होती है। जैसे आप देखिए घर में माता लोग जो है, सिस्टर लोग, बहन लोग जो है, वो जो कान में और नाक में नथिया और बाली वगैरह पहनती है, उसमें आप देखिएगा कभी भी कोरोजन नहीं होता, उसमें कभी जंग नहीं लगता है ना। उसमें जो है उसको कितना भी नमी में रख दिया जाए, रोज पहन के नहाएगी
लगेगी भी तो उसमें जो है जंग नहीं लगता है, क्योंकि वह उच्च कोटि का धातु है ना। या फिर इसमें एक उदाहरण है सोना का और एक प्लेटिनम का। सोना की धातु और प्लेटिनम का धातु अगर धातु का कोई अगर बना रहे तो वह उसमें जंग नहीं लगता है। जबकि आप देखिएगा अगर आप चांदी का चकती वगैरह या गला में पहनने वाला लॉकेट बनाते हैं चांदी का, तो उसमें जंग लग जाता है और उसमें ब्लैक कलर का जो है जंग लग जाता है, या वह एक संक्षारण है या वह एक कोरेजिन है जो उसमें लगता है। लेकिन सोने में ऐसा चीज नहीं मिलता है। सोना के धातु में आप ना के बराबर नहीं लगता ही नहीं है। आप देखिए नाक का जो नथुनी होता है उसको रोज लोग नहाती है, पानी में जाता है, फिर भी उसमें जंग नहीं लगता है। तो कुछ धातुएं ऐसी होती है जिनका संचारण नहीं के बराबर होता है। इसमें आपका सोना है और प्लेटिनम है आदि प्रमुख है। इसी कारण उसमें जल्दी जो जंग नहीं लगता है, इसी कारण उत्तम कोटि की तथा बहुमूल्य होती है। इसलिए वो क्या होती है, उत्तम कोटि की धातु होती है और बहुमूल्य होती है, अर्थात उसका दाम जो है, उसका प्राइस जो है ज़्यादा होता है, उसका कीमत जो है ज़्यादा होती है। तो ठीक है मित्र, आज हमने संचारण को समझा। आज यहीं वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।